क्या आप भी हर सुबह अपना तकिया या कोम देखकर परेशान हो जाते हैं? क्या आपके बाल भी आपका साथ छोड़ते जा रहे हैं? तो अगर आपका आंसर यस है तो ये एपिसोड आपके लिए है। आज हमारे साथ हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चेतना गहलोत मैम, जिनसे आज हम जानते हैं हेयर फॉल से जुड़े कॉमन कॉजेस, मिसकंसेप्शंस और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। तो मैम, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि हेयर फॉल के कॉमन कॉजेस क्या होते हैं। नमस्कार। हेयर फॉल के कॉजेज़ की बात की जाए तो इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है। उसमें से कॉमन कॉजेज़ के बारे में बात करना चाहूँगी। जैसे कुछ हार्मोनल कॉजेज़ होते हैं। अगर आपको पीसीओडी या फिर आपको प्रेगनेंसी है या लैक्टेशन पीरियड है, उसमें हेयर फॉल होना स्वाभाविक है। डाइट आपका प्रॉपर नहीं, अनहेल्दी या अनहाइजीनिक या फिर आपका जंक फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तभी हेयर फॉल हो सकता है। जेनेटिक्स की वजह से भी हेयर फॉल होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई ऑपरेशन या सर्जरी या फिर आपको कोई डिजीज़ हुई है जस्ट लाइक थायराइड या फिर शुगर, उसके बाद भी हेयर फॉल हो सकता है। या फिर आपको कोई एंटी कैंसर मेडिकेशन या फिर और किसी तरह की दवाइयाँ चल रही है, उसके बाद भी हेयर फॉल हो सकता है। ये कॉमन कॉजेज़ हैं हेयर फॉल। ओके मैम, एंड हम अपनी डाइट में, न्यूट्रिशन में ऐसा क्या ऐड करें जिससे कि हम हेयर फॉल को रिड्यूस कर सकें और हेयर ग्रोथ को बूस्ट कर सकें? 3 फैक्टर जो है हमें डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। फर्स्ट इज़ वाइटामिन्स। वाइटामिन्स की बात की जाए तो विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम, बायोटिन, इनका कॉमन रोल है। इसके अलावा हम अमाइनो एसिड भी इंक्लूड कर सकते हैं और प्रोटीन इंटेक हमें बढ़ाना चाहिए। प्रोटीन हमें नॉन वेजिटेरियन डाइट से मिल सकता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप सोयाबीन ले सकते हैं, दालें प्रॉपर ले सकते हैं। तो ये डाइट मिनिमम टू मिनिमम होनी चाहिए हमारे डेली रूटीन में। ओके मैम, जैसा कि आज हम देखते आ रहे हैं कि ट्रेंड में सब लोग हेयर स्ट्रेटनिंग के पीछे बहुत क्रेज है लोगों में, या फिर आजकल केराटिन ट्रीटमेंट्स, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टी, हेयर स्पा, इनकी तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। क्या ये चीज़ें हमारी हेयर फॉल को अफेक्ट करते हैं? ये सब चीज़ें हेयर फॉल को बढ़ा सकती है और बढ़ाती ही है। आफ्टर कुछ टाइम के बाद ये बढ़ाते हैं। जैसे ये जो ट्रीटमेंट होता है हमारी हेयर की आउटर लेयर या आउटर शीथ को डैमेज कर देता है। तो जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है। उसके बाद कुछ महीने या कुछ दिनों बाद हमको नोटिस होता है कि हेयर हमारे फ्रीजी हो रहे हैं, इजीली ब्रेक हो रहे हैं और कभी कभी रूट से भी टूटते हैं। तो हेयर डैमेज होने का चांसेस इसके बाद बढ़ जाता है। तो या तो ये चीज़ें हम मिनिमल टू मिनिमम करें, या फिर हमें करना पड़ रहा है तो हम हेयर प्रोटेक्टर का यूज़ करके फिर करेंगे, और बहुत फ्रिक्वेंटली तो नहीं ही करना है। मैम, एक प्रॉपर हेयर केयर रूटीन के बारे में प्लीज़ हमें बताइए। हेयर केयर रूटीन जो है हमारा डिपेंड करता है कि हमारा स्कैल्प का टाइप कैसा है, हमारे बालों का टाइप कैसा है, हमें कोई स्कैल्प की डिजीज़ तो नहीं है, या फिर हमारा डेली जो वर्क प्रोफाइल है वो क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड हेयर वॉश की फ्रिक्वेंसी भी इसी के ऊपर डिपेंड करती है। जस्ट लाइक अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो आप रेगुलर हेड वॉश कर सकते हैं, डेली हेड वॉश भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपका स्कैल्प ड्राई है या आपके बाल फ्रीजी रहते हैं तो आपको हेड वॉश की फ्रिक्वेंसी थोड़ा कम करना चाहिए और आपको आफ्टर शैम्पू कंडीशनर का यूज़ करना चाहिए। कंडीशनर का यूज़ हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारा स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है तो हम रिवर्स कंडीशनिंग भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट आप ड्राई स्कैल्प पे कंडीशनर यूज़ करें, ड्राई स्कैल्प की बालों की लेंथ पे। उसके बाद 5 to 10 मिनट बाद आप अपना शैम्पू यूज़ करें, माइल्ड शैम्पू। देन उसके बाद आप फिर से कंडीशनर करें। तो ये कहलाता है रिवर्स कंडीशनर, मतलब हम 2 बार कंडीशनर यूज़ करें ताकि हमारे बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन या फिर प्रॉपर हमारा कंडीशनर हो सके। बाकी यूजुअल डेज में आप जो है शैम्पू के बाद कंडीशनर ज़रूर यूज़ करें। जैसे अगर आपका जो वर्क प्रोफाइल है उसमें आपको डस्ट या फिर पॉल्यूशन में ज़्यादा एक्सपोजर है तो आप डेली भी हेड वॉश कर सकते हैं। बट अगर आपका ऑफिस वर्क है, बहुत ज़्यादा आपका स्कैल्प ऑयली नहीं है, तो आप हफ्ते में 2 बार या 3 बार भी हेड वॉश कर सकते हैं। कुछ स्कैल्प कंडीशन होती है जस्ट लाइक डैंड्रफ। डैंड्रफ में आपको रेगुलर जो है ऑयलिंग तो बिल्कुल नहीं करना है डैंड्रफ में, बिकॉज जो है डैंड्रफ हमारा ऑयल की वजह से बढ़ जाता है और रेगुलर हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्कैल्प पे भी हम ऑयल का इस्तेमाल ना करें तो बेटर है। ऑयल सिर्फ आप एज ए कंडीशनर की तरह यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ बालों की लेंथ को प्रोटेक्ट करता है। बालों का झड़ना या बालों का उगना ऑयल के ऊपर निर्भर नहीं करता है। बट फिर भी अगर आप ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हेड वॉश करने से 1 से 2 घंटे पहले आप बालों की लेंथ पे बालों की लेंथ पे लगा सकते हैं
और बालों के रूट पे हल्का सा मसाज कर सकते हैं। उसके बाद आप शैम्पू करिए, देन उसके बाद आप कंडीशनर का इस्तेमाल करें। मैम जैसा एक मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में रहता है कि अगर हम डेली ऑयलिंग करके रखेंगे, अच्छे से प्लीटेड हेयर्स रखेंगे, तो वो हमारा हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा, तो क्या यह सही है? बिल्कुल भी इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितना ऑयल यूज़ करते हैं, आप बालों की लेंथ पे या बालों के रूट पे ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हेयर का उगना या हेयर का झड़ना ये ऑयल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ऑयल का काम सिर्फ बालों की लेंथ को प्रोटेक्ट करना है, कंडीशनिंग करना है। ऑयल का बालों का उगने से कोई भी रिलेशन नहीं है। मैम जैसे कि कुछ लोगों को रिसीडिंग हेयर लाइन्स की प्रॉब्लम होती है, किसी भी पैचेस में कहीं से हेयर लाइन पीछे जा रही है, तो क्या उसको भी हम ठीक कर सकते हैं अपने डाइट या हेयर केयर रूटीन के द्वारा? आप जिस कंडीशन का नाम लेना चाह रहे हैं वो उसका प्रॉपर टर्म है जिसको बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, मेल पैटर्न बाल्डनेस, और फीमेल्स में आता है तो इसको फीमेल पैटर्न हेयर लॉस बोला जाता है। इसका जो रूट कॉज है वो है हार्मोन। जो मेल्स में हार्मोन होते हैं और जो फीमेल्स में हार्मोन होते हैं वो इस तरह का हेयर फॉल करा सकते हैं। इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट हमारा हेयर लाइन थोड़ा पीछे जाता है, फिर और पीछे जाएगा, देन हमारा सेंट्रल एरिया से थिनिंग होना स्टार्ट होता है, और मेल में और फीमेल्स में अलग अलग पैटर्न देखने को मिलता है। सप्लीमेंट से इसके प्रोग्रेशन को हम थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं, बट इस तरह के हेयर फॉल में प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से। और इसके साथ में आपको डाइट भी बहुत कुछ मॉडिफाई करना रहेगा, जिसमें आपको प्रोटीन, विटामिन्स और अपना सप्लीमेंट रखना रहेगा। इस तरह की जो हेयर फॉल होता है उसमें ऑप्शंस की बात की जाए तो ओरल मेडिकेशन भी होता है, टॉपिकल मेडिकेशन भी होता है। इसके अलावा PRP थेरेपी, GFC थेरेपी ये भी ऑप्शन है, बट अगर इसको टाइमली ना रोका जाए तो स्टेज बाय स्टेप प्रोग्रेस करता है, देन लास्ट ऑप्शन हेयर ट्रांसप्लांट का ही आता है इसमें। ओके मैम, आप हमारे ऑडियंस को कोई अवेयरनेस मैसेज देना चाहेंगे प्लीज़? अवेयरनेस मैसेज बिल्कुल मैं देना चाहूँगी। जैसे आजकल जो करते हैं ना कि देसी नुस्खा लगा लिया, ये कर लिया, प्याज लगा लिया, ये लहसुन लगा दिया, वो इसके कहने पे ये ऑयल लगा लिया, प्लीज़ वो ना करें। कुछ भी आपके मन में डाउट है आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके मिलें कि आपका हेयर फॉल का कॉज क्या है, ताकि वो आपको एग्जामिन कर सके, आपके हेयर को अच्छे से एग्जामिन कर सके और आपको बता सके कि आपको हेयर फॉल क्यों हो रहा है और इसको कैसे आप रोक सकते हैं, और आपको डाइट में आपको क्या क्या सप्लीमेंट लेने चाहिए या फिर आपके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या बेटर रहेगा, वो आपको ईजिली गाइड कर पाएंगे। DIY यूट्यूब नुस्खों को हम ट्राई न करें, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ही बिल्कुल कंसर्न करें। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग विद अस टुडे, और हमारे सारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए। स्टिल आपके मन में अभी कोई भी हेयर फॉल से रिलेटेड प्रश्न रह गया हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।